राठ। ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं है, बल्कि ये बुंदेलखंड की चुनौतियों और उम्मीदों का एक आईना है। आज हम इसके सियासी ताने बाने को आंकड़ों और जमीनी हकीकत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक चुनावी विश्लेषण नहीं, बल्कि शासन के लिए एक डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट बनाने की एक पहल है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के नक्शे पर ये जो बुंदेलखंड का इलाका है, यहीं पर है राठ, एक ऐसा क्षेत्र जिसका इतिहास संघर्ष, सूखे और अक्सर नजरअंदाज किए जाने से भरा रहा है। यहाँ की जमीन और यहाँ के लोगों की उम्मीदें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम इस नक्शे को देखते हैं तो हम सिर्फ एक जगह नहीं देख रहे, हम उन लोगों की आकांक्षाओं को देख रहे हैं जो दशकों से विकास का इंतजार कर रहे हैं। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले वहां के लोगों की आवाज को सुनना जरूरी होता है। वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये लोगों की शिकायतों, उनकी जरूरतों और उनकी उम्मीदों का एक आईना होता है। तो अब हम राठ के मतदाताओं की मुख्य चिंताओं को समझेंगे ताकि चुनावी आंकड़ों के पीछे के इंसानी पहलू को जान सकें। देखिए, राठ की जो समस्याएं हैं वो बहुत ही बुनियादी हैं। टूटी फूटी सड़कें, स्कूलों की खराब हालत, स्थानीय स्तर पर नौकरियों की भारी कमी और विकास के वो काम जो शुरू तो हुए पर कभी पूरे नहीं हुए। और हाँ, यहाँ की सबसे बड़ी चिंता जो हर साल लौट कर आती है, सूखा और सिंचाई के पानी की किल्लत। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहाँ लोग वादों से ज्यादा ठोस काम और आर्थिक मौके चाहते हैं। ये लोगों की गरिमा और बेहतर जीवन के अधिकार से जुड़ा सीधा संवाद है, जिसे हर जिम्मेदार नागरिक और नेतृत्व को सुनना ही चाहिए। और इसी भावना को उम्मीदवार चंद्रावती वर्मा का ये बयान पकड़ता है। बुंदेलखंड पीछे है, न सड़कें हैं न स्कूल। ये सिर्फ एक नेता का बयान नहीं, ये इस पूरे इलाके की आवाज है। ये हमें लोगों की आम शिकायतों से उस राजनीतिक सिस्टम की तरफ ले जाता है जो इन समस्याओं को हल करने में कहीं ना कहीं नाकाम रहा है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। पिछले 2 चुनावों के नतीजे हमें क्या बताते हैं? ये सिर्फ हार जीत के नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी बयां करते हैं कि राठ में सियासी हवा का रुख कैसे और क्यों बदल रहा है। अब इन नंबर्स को जरा ध्यान से देखिए। हाँ, बीजेपी 2017 और 2022 दोनों चुनाव जीती, लेकिन कहानी इन नंबर्स के अंदर छिपी है। बीजेपी का वोट शेयर देखिए, 62% से घटकर लगभग 54% पर आ गया। वहीं सपा का वोट शेयर 18% से बढ़कर करीब करीब 30% हो गया। और सबसे अहम बात, जीत का अंतर, जो 2017 में 44% था, वो 2022 में घटकर सिर्फ 24% रह गया। ये आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि जीत के बावजूद बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई है और विपक्ष को एक मजबूत जमीन मिली है। और ये चार्ट ये उसी कहानी को और भी साफ कर देता है। ये जो पहली लंबी बार है, ये 2017 की 44% की विशाल जीत को दिखाती है, और उसके बगल में जो छोटी बार है वो 2022 की है, जहां जीत का अंतर लगभग आधा होकर सिर्फ 24% रह गया। ये गिरावट एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बताता है कि मतदाताओं के मन में कुछ बदल रहा है और सियासी मुकाबला अब पहले से कहीं ज्यादा कड़ा हो गया है। लेकिन राठ की कहानी सिर्फ इन 2 चुनावों की नहीं है। पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे इतिहास में झांकना होगा। पिछले 30 सालों के चुनावी पैटर्न को देखने से हमें ये समझ आएगा कि राठ को एक स्विंग सीट क्यों कहा जाता है। मतलब एक ऐसी सीट जो किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है और जिसका मिजाज चुनाव दर चुनाव बदलता रहता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1993 में बीएसपी, 96 में सपा, फिर लगातार 2 बार बीजेपी, 2012 में कांग्रेस और फिर से बीजेपी की वापसी। ये क्या दिखाता है? ये कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधकर नहीं रहते, वो हर कुछ साल में बदलाव चाहते हैं। हाँ, हाल के वर्षों में बीजेपी का दबदबा जरूर बढ़ा है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। तो इन पुराने आंकड़ों से हम क्या समझ सकते हैं? कुछ खास बातें निकलकर आती हैं। पहली, ये एक क्लासिक स्विंग सीट है। दूसरी, वोटर टर्नआउट यानी मतदान प्रतिशत एक पैटर्न दिखाता है। जब बीजेपी जीतती है तो वोटिंग ज्यादा होती है। तीसरी, सपा के वोट शेयर में बहुत उतार चढ़ाव रहा है। और चौथी, 2012 के बाद बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल आया। और आखिर में एक अहम फैक्टर, बिखरा हुआ विपक्ष। अक्सर बीजेपी विरोधी वोट कई पार्टियों में बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। अच्छा, अब इतने सारे आंकड़ों
और पैटर्न को एक साथ समझने के लिए हम एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये हमें सियासी मैदान को 4 अलग-अलग नजरियों से देखने में मदद करता है। पहला, हमारी अपनी पार्टी की ताकत और कमजोरी। दूसरा, हमारे सामने वाले प्रतिद्वंद्वी की रणनीति। तीसरा, मतदाता असल में क्या चाहते हैं। और चौथा, राज्य और देश का बड़ा माहौल कैसा है। ये सिर्फ नंबरों से आगे जाकर असल रणनीति बनाने का एक तरीका है। अब इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके हम सपा और बीजेपी की रणनीतियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो स्थानीय मुद्दों जैसे सड़क, नौकरी पर फोकस करके लोगों की नाराजगी को वोट में बदलना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो डबल इंजन सरकार की बात करती है, राष्ट्रीय योजनाओं को गिनाती है। सपा जहां एक नए चेहरे को आगे कर बदलाव का संकेत दे रही है, वहीं बीजेपी उसी उम्मीदवार को अनुभवहीन बता के एक जोखिम के तौर पर पेश करती है। ये राष्ट्र के वोटरों के सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियों की लड़ाई है। तो विश्लेषण तो हो गया, अब सवाल ये है कि आगे क्या? आंकड़ों को समझने के बाद एक ठोस और एक्शनेबल प्लान कैसा दिखना चाहिए? तो अब हम बात करेंगे एक 90 दिन के रणनीतिक रोड मैप की। ये सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर उनका विश्वास वापस कैसे जीता जाए। इस 90 दिन की योजना को 3 सीढ़ियों या चरणों में बांटा जा सकता है। पहले 30 दिन मतलब पहला महीना पूरी तरह से जमीनी लामबंदी पर फोकस करेगा, घर घर जाकर लोगों की बात सुनना। अगले 30 दिन इस संवाद को और बड़ा रूप दिया जाएगा, मुद्दों पर रैलियां करके और लोगों को जोड़कर। और आखिरी 30 दिन होंगे सबसे ज्यादा गहन, जिसमें घर घर जाकर संपर्क करना, सोशल मीडिया पर सही वीडियो पहुंचाना और हर रोज छोटी छोटी चौपाल लगाना शामिल होगा। और इस पूरी रणनीति के दिल में, इसके केंद्र में सिर्फ एक ही विचार है, जन संवाद, मतलब पब्लिक डायलॉग। इसका सीधा सा मतलब है, पहले सुनो फिर उस पर काम करो। ये उस राजनीति की ओर एक बड़ा बदलाव है जो सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय लोगों की आवाज सुनने और उस पर अमल करने में विश्वास रखती है। देखिए, कोई भी सफल अभियान सिर्फ चुनाव जीतने पर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि असली काम तो वहीं से शुरू होता है। तो अब हम चुनाव से आगे की बात करेंगे। एक ठोस शासन का एजेंडा कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये रणनीति सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं है, बल्कि जीतने के बाद लोगों की सेवा करने का एक मिशन है। तो जीत के बाद का एजेंडा कैसा दिख सकता है? इसे हम बुंदेलखंड पुनर्जागरण प्लान कह सकते हैं। इसके कुछ मुख्य स्तंभ हो सकते हैं। राठ सुरक्षा मिशन, जिसके तहत सड़कों और स्कूलों का काम तेजी से हो। रोजगार राठ, जो 10,000 युवाओं को हुनर सिखाए। SC/ST समुदाय के लिए एक विशेष विकास फंड। जवाबदेही के लिए हर ब्लॉक में साप्ताहिक विधायक दरबार और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन। अगर आप ध्यान दें तो हर एक पहल सीधे उन शिकायतों से जुड़ी है जिनकी हमने एकदम शुरुआत में बात की थी। ऐसी योजनाओं को लागू करते समय लोगों के डेटा की गोपनीयता और सहमति का सम्मान करना, खासकर भारत के DPDP कानून के तहत, सर्वोपरि होना चाहिए। तो हम एक बहुत अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या शासन के लिए बनाया गया एक डेटा आधारित सोचा समझा ब्लूप्रिंट सच में रॉड जैसे एक नजरअंदाज किए गए क्षेत्र को तरक्की का प्रतीक बना सकता है? रॉड की कहानी हमें ये दिखाती है कि जब आंकड़े, रणनीति और लोगों की आवाज एक साथ मिल जाती है तो एक ऐसा रोड मैप बन सकता है जो सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि एक पूरे क्षेत्र का भविष्य बदलने की ताकत रखता है। जवाब तो वक्त देगा, लेकिन यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।